अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर देखा जाए तो पाकिस्तानी का हर शहरी पाक चीन दोस्ती पर किसी किस्म की दो राय नहीं रखता। ख्वाह नून लीगी दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत हो या मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चीन हर दौर में पाकिस्तान को एक ही नजर से देखता है। एक बार चीनी वजीर खारजा से किसी सहाफी ने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान की हैसियत चीन के लिए क्या है, जिस पर उनका जवाब था कि पाकिस्तान चीन के लिए वही हैसियत रखता है जो हैसियत इसराइल की अमेरिका के लिए है। इससे आप पाक चीन दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। हत्ता कि इस वबाई मर्ज की खौफनाक सूरत हाल में भी चीन और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो भी मौक़िफ़ होता है वही चीन का भी होता है और अक़वाम मुत्तहिदा में चीन जिस तरह बेलौस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसकी मिसाल मिलनी नामुमकिन है। इस वक्त खिते की जो सूरत हाल है, इसमें चीन की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे वक्त में जब भारत चीन के वजीर खारजा से मिलने के मिन्नते तरले कर रहा है, चीनी सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे पाकिस्तान के सियासी हलकों में गहमा गहमी बढ़ गई है, क्योंकि चीनी सदर बिला वजह किसी मुल्क का दौरा नहीं करते। पाकिस्तान के लिए सदर शी जिनपिंग के जो जज्बात हैं, प्यार है, उसका कोई मुकाबिल नहीं। वजीर आज़म इमरान खान हो या अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल कमर बाजवा, हत्ता कि पूरी पाकिस्तानी कौम, जब सदर शी जिनपिंग इंतहाई शीरी जुबान में हमारे लिए गुलो गुलजार बिखेरते हैं तो हमारी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। अभी कुछ अर्सा कबल चीनी सदर ने कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। चीनी सदर ने कभी किसी मुल्क के आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं की। चीनी सदर चीन की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत होती है, क्योंकि चीनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कमांड अमली तौर पे उनके हाथ में होती है और यही वजह है कि शी जिनपिंग अमूमन संजीदा रहते हैं और ज्यादा बातचीत नहीं करते। ये पहली बार था किसी मुल्क के आर्मी चीफ से मिलने के लिए चीनी सदर ने दरखास्त की। मुलाकात के बाद जनाब शी जिनपिंग का कहना था कि जनरल बाजवा की जो सोच है, इससे पाकिस्तान का मुल्क अकेला नहीं बल्कि पूरा रीजन तरक्की करता है। इसके लिए मिलकर चलना अहम है और साथ मिलकर चलने के लिए ये सोच चाहिए थी। पाकिस्तान में बहुत कम लोग शी जिनपिंग के बारे में जानते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग आम सियासतदानों की बनिस्बत ज्यादा पब्लिसिटी के हामी नहीं है। इंतहाई कम गो लेकिन खतरनाक हद तक ज़हीन ये चीनी सदर दुनिया के लिए एक मुम्मा है। इनके मुंह से निकली हर बात पर पूरी दुनिया में टॉक शोज और अखबारात में बहस मुबासे होते हैं। चीन की जो मौजूदा तरक्की है, इसमें शी जिनपिंग का बड़ा हाथ है। इनकी इब्तदाई जिंदगी भी मुश्किलात से बड़ी पड़ी है। 15 जून 1953 को चीनी सूबे शांगसी में पैदा होने वाले शी जिनपिंग के वालिद शी जोंगशिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस चेयरमैन थे। वो चीन के नायब वजीर आजम भी रहे, लिहाजा बचपन से ही सियासत को अच्छी तरह समझते हैं और चीन में इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। शी जिनपिंग की जिंदगी के पहले 10 बरस तो चीन की हुक्मरान क्लास के दरमियान गुजरे, मगर अभी वो 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि चीन में सकाफती इनकलाब के नाम पर अफरा तफरी शुरू हो गई। शी जिनपिंग के वालिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसकी वालदा ची शीन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया। इससे बीजिंग की गलियों में परेड करवाई जाती रही। शी जिनपिंग की बहन को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, मगर शी जिनपिंग बच निकलने में कामयाब हो गया। वो बीजिंग से दूर चले गए और एक गार में रहने लगे जहां ईंटों का बिस्तर था। शी जिनपिंग काफी अरसा देहात में रहा। वो खेती बाड़ी करता रहा और इसने ज़राअत दिल लगा कर की। वो जिस गांव में रहता था तो वहाँ बिजली नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, खेती बाड़ी के लिए मुनासिब औजार भी नहीं थे। वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि 13 साल की उम्र में स्कूल से महरूम हो गया था। हालात के जबर में वो दिन भर काम करता और रात को मिट्टी का तेल डालकर लालटेन जला लेता, फिर देर तक पढ़ता रहता। अफरा तफरी कम हुई तो शी जिनपिंग ने चाहा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग में शामिल हो जाए। यूथ विंग में शमूलियत के लिए वो 8 बार फेल हुआ, 9वीं मरतबा कामयाब होकर कम्युनिस्ट यूथ का हिस्सा बन गया। यहीं से वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा बने। शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल बॉडी में 10 से ज्यादा बार नाकामी देखना पड़ी, मगर वो बिलाकर 1974 में सरकारी तौर पर पार्टी के रुकन बन गए और ब्रांच सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगे। साथ ही इन्होंने बीजिंग सिंगवा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ से केमिकल इंजीनियर बनकर गेंग बाओ के सेक्रेटरी की हैसियत से काम शुरू किया। गेंग बाओ उस वक्त चीन के मरकजी वजीर दिफा थे। 1982 में शी जिनपिंग ने एक मरतबा फिर बीजिंग छोड़ा, मगर इस मरतबा ये सफर हालात के जबर के तहत नहीं था, बल्कि ब्याबे सूबे में नायब सेक्रेटरी के तौर पर था। शी जिनपिंग 1985 में सूबे फौजियान के नायब मेयर बन गए, मगर उस दौरान शी जिनपिंग की पहली शादी नाकाम हो गई। ये शादी एक सफारतकार की बेटी से हुई थी। इस शादी की नाकामी की वजह सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग का खामोश रहना था। फिर 1987 में शी जिनपिंग ने चीन की मशहूर लोक गुलकारा पिंग ली युआन से शादी कर ली। चीनी एक जमाने तक अपने मौजूदा सदर को जानते तक नहीं थे, बल्कि एक अरसे तक शी जिनपिंग का तारुफ ये रहा कि मशहूर गुलकारा पिंग ली युआन के खावंद हैं। 1999 में शी जिनपिंग को फौजियान सूबे का आर्जी गवर्नर लगाया गया। इन्होंने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई तो पार्टी ने अगले साल इन्हें मुस्तकिल गवर्नर बना दिया। फौजियान में शी जिनपिंग ने ताइवान से ताल्लुकात, माहौलियात और करप्शन के खिलाफ अपनी तवज्जो मरकूज रखी। उसी दौरान शी ने कानून और फलसफे में डिग्रियां हासिल की। फौजियान के बाद इन्हें ज़ीजियांग सूबे का गवर्नर लगाया गया। यहाँ इन्होंने सनती ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। 2007 में पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर शी
चीन ने शंघाई के मालियाती तासुर को बेहतर बनाने पर भरपूर तवज्जो दी। यहीं से वो ह्यू जनताओ के जानशीनों की फहरिस्त में शामिल हो गए। ह्यू जनताओ उस वक्त चीन के सदर थे। मार्च 2008 में शी पिंग चीन के नायब सदर मुंतखब हो गए। अब इनका हदफ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात थे। इन्हें इसी दौरान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन भी बना दिया गया। शी पिंग 2012 में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और मार्च 2013 को चीन के सदर बन गए। सदर बनते ही शी पिंग ने पहला बड़ा काम करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर किया। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले शी जिनपिंग ने हजारों सरकारी मुलाजमीन को फारग किया। 1 लाख अफराद को महज करप्शन करने पर ठिकाने लगाया गया। चीन की अदालतों पर भी तवज्जो दी गई कि वो सिर्फ कानून के तहत फैसले करें। शी पिंग ने 1 बैलेट 1 रोड का नजरिया दिया। शी पिंग ने चीनों को समझाया कि दुनिया पर हुक्मरानी के लिए 3 बातें बहुत अहम है। पहली ये कि हमें माशी तौर पर मजबूत होना चाहिए। नंबर 2, हमारे ताल्लुकात दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ऐसे होने चाहिए कि दूसरे मुल्क हम पर एतमाद करें। हमें दूसरों को साथ लेकर चलना होगा। नंबर 3, अगर हम दुनिया पर वाकई हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर समंदरों पर हुक्मरानी कायम करना जरूरी है। अब चीन सबसे ताकतवर नजर आ रहा है। अमेरिका चीन का मकरूज है। चीन ने ईरान से भारत को निकाल दिया। लद्दाख में भारत बीगी बिल्ली बना हुआ है। दुनिया की ज्यादा बंदरगाहें चीन के पास है। हर तरफ चीन के चर्चे हैं। चीन पर हुक्मरानी करने वाले शी पिंग को चीनियों ने अपना ताहयात सदर बना लिया। इस वक्त शी पिंग के अलावा दुनिया का कोई हुक्मरान ऐसा नहीं जो गार में रहा हो। दुनिया की बड़ी ताकतों के हुक्मरानों में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने शी पिंग की तरह खेती बाड़ी की हो, जिसने बचपन ही में खाद, डैम और सड़कें बनाने का फन सीख लिया हो। शी पिंग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों से बहुत मुनफरिद हैं। मो जे-तुंग के बाद शी जिनपिंग चीन के ऐसे हुक्मरान हैं जिनके नजरियात को चीनी आइन का हिस्सा बनाया जाता है। यकीनन मो जे-तुंग के बाद शी पिंग ही वो हुक्मरान है जो चीनियों के लिए रोल मॉडल है। चीन ने पाकिस्तान को कभी किसी मामले में डिक्टेट नहीं किया, बल्कि शुरू दिन से पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात रखे हैं। जबकि अमेरिका और सऊदी अरब इतनी पाकिस्तान की मदद नहीं करते जितना डू मोर के मुतालबात करते हैं। इसलिए अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम पुरानी रविश पर चलते हुए गुलामी की जिंदगी गुजारते रहें और अमेरिका और सऊदी अरब का बगल बच्चा बने रहें, या अपनी इज्जत नफ्स और मुफादात को मद्देनजर रखकर अपने फैसले खुद करें और चीन के साथ अपने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाएं। अगर गुलामी का रास्ता अपनाएं, यानी अमेरिका और सऊदी अरब की मर्जी से अपने हुक्मरान चुने, इन्हीं की मर्जी से अपने तमाम फैसले करें, तो इसके फवायद और नुकसानात क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि हमारे मेहनत कशों को अरब ममालिक में कम पैसों पर ज्यादा मुशक्कत वाली नौकरियां मिलेंगी। हमारी अफवाज अरबों की हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ करके कुछ डॉलर हमें कमा कर देगी। वर्ल्ड बैंक और IMF हमें मुश्किल तरीन कर्जे देते रहेंगे। ट्रंप वगैरह के साथ हमारे वजीर आज़म तस्वीर बना सकेंगे और कभी कभी अरब बादशाह हमें कुछ भीख भी देंगे, जिस पर इस वक्त गुलामी पर आमादा लोग भी हमें ताने देंगे। और नुकसानात को इन फवायद के मुतजाद देखें जो शायद इतने बड़े ना हो मगर फिल मौका बड़े दिखाई देंगे और गुलाम लोग इन नुकसानात को बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। अब अगर दूसरा ऑप्शन इख्तियार करते हैं, यानी कि अपनी इज्जत नफ्स और मुफादात को मद्देनजर रखकर हम अपनी खारजा और दाखिली सलामती की पॉलिसी तरतीब देते हैं, तो इसके फवायद क्या होंगे? अक़वामे आलम में हमारी एक इज्जत होगी और अमेरिका के पिट्ठू के तौर पे नहीं जाने जाएंगे। हम इस मुल्क से मुखलिस क़यादत खुद मुंतखब कर सकेंगे जो हमें कंगाल करके मगरिब और अमेरिका की जोली में हमारी दौलत नहीं डालेगी, बल्कि हमारा पैसा हम पर खर्च करेगी। दूसरे ममालिक जैसा कि चीन, तुर्की, ईरान और मलेशिया हम पर एतमाद करेंगे और हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होंगे। जबकि हमें गुलाम समझने और बनाने वाले अरब कभी हमारे हक में एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। हम अपने तेल और गैस के ज़खायर से मुस्तफीद हो सकेंगे जिसकी आज तक हम पर कदगन लगाई गई थी। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हर फॉर्म पर मदद करने के काबिल होंगे। CPEC और दीगर बड़े मंसूबे अपनी मर्जी से लगाकर रोजगार के बेशुमार मौके अपनी आवाम को दिला सकेंगे। इन्हीं अरब ममालिक में अगर हमारे लोग नौकरी करने जाएंगे तो इन्हें गुलामों वाला स्टेटस नहीं मिलेगा जो कि अब है। दूसरा रास्ता शुरू में बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन इतना आसान है कि शाह महमूद कुरैशी के एक बयान ने सूरत हाल तब्दील कर दी। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के खुद ही के फलसफे पर चलते हुए अब गुलामी की जंजीर उतार फेंकेगा, जिसको हम सब ने सपोर्ट करना है। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को मुसलमान के हमायत में खड़ा करता है, जैसा पाक चीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमरान खान, पाक फौज, ISI की हिफाजत करे, इन्हें कामयाबी दे, इनकी मदद करें और इन्हें फतह दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।